आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 वाले हिंदी के संपूर्ण चैप्टर का निचोड़ निकालेंगे। जितना भी हिंदी में चैप्टर पढ़ना है ना, उसका ऑब्जेक्टिव जो ना पूरा चैप्टर का कंप्लीट करेंगे। और मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, पूरी विश्वास के साथ कह रहा हूँ, 120% मैं वो गारंटी दे रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका हिंदी का अगर एक भी प्रश्न छूट जाएगा एग्जाम में ना ऑब्जेक्टिव, तो मुझे गाली आप दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये पूरे चैप्टर का लगभग 12 को चैप्टर गद्य खंड में है और 12 को चैप्टर आपका पद खंड में यानी काव्य खंड में भी है और 5 को आपका गोधुली में, टोटल 29 चैप्टर को इसमें ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराया हूं। और यहीं से आपका 100% ऑब्जेक्टिव नहीं लड़ेगा तो आप कहिएगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, हिंदी का एक भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है, इसकी मैं पूरी गारंटी लूंगा। देखिए, हिंदी का जो पहला चैप्टर है, वो पहला चैप्टर जानते हैं कौन सा? जाति प्रथा और श्रम विभाजन है। देखो, हिंदी का पहला चैप्टर जाति प्रथा और श्रम विभाजन, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है। इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे ये आप क्या बता रहे हैं, यहाँ से प्रश्न ये कैसे आएगा? तो मैं बता रहा हूँ, प्रश्न आ सकता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पूछेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 को। अच्छा, अम्बेडकर जयंती कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। यही आपका आ सकता है महू के। पूछेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू के मध्य प्रदेश में। ये सारे प्रश्न आते हैं। तो इस टाइप से ऑब्जेक्टिव मैं छटा हूँ, आप जाकर इसको आप देख लीजिए, आसानी से आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। और एग्जाम में पूरा हिंदी में ऑब्जेक्टिव में नंबर लाना चाहते हैं तब देखो, इनके चिंतन और रचनात्मक के 3 मुख्य व्यक्ति थे। कौन कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। प्रश्न आता भी है कि भीमराव अम्बेडकर के रचनात्मक और चिंतन के प्रमुख कौन व्यक्ति थे? वो 3 व्यक्ति बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले थे। इनका जो जन्म था, इनका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म, इनका जन्म दलित परिवार में हुआ था। पूछेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। जो चैप्टर आपको पढ़ना है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये क्या है? एक भाषण है। पूछेगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या से संबंधित है? भाषण से है। यह भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से आपको लिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण क्या? तो वो है जाति प्रथा। एग्जाम में आता भी ये प्रश्न कि भारत में प्रमुख बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या? तो जाति प्रथा है, ठीक है। आगे देखिए, ये जो आपका था, ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। इसका हिंदी में रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया है। मतलब कहने का मतलब, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसको हिंदी इंग्लिश में लिखे हुए हैं, तो इसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया? ललई सिंह यादव। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का रूपांतरण हिंदी में किसने किया? तो वो थे ललई सिंह यादव, ठीक है। आगे इसी चैप्टर में ऑब्जेक्टिव देखते हैं और समझते हैं। देखो, पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, भले वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप इसको देखिएगा, 100% आपका सारा प्रश्न नहीं से लड़ेगा। ये जो भाषण है, जाति पाति तुरक मंडल के सम्मेलन लाहौर 1936 में दिया गया था। यानी पूछेगा ये भाषण कौन सा सम्मेलन से लिया गया? तो जाति पाति तुरक मंडल के सम्मेलन से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? तो लाहौर के 1936 में से लिया गया है, ठीक है। लाहौर के 1936 में से लिया हुआ है, ठीक है। आगे समझते हैं, ये जो इनका जो संपूर्ण वाडम यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संपूर्ण जो वाडम है, वो 21 खंडों में बटा हुआ है। यानी पूछेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संपूर्ण खंड कितने भागों में बटा? 21 खंडों में। और इनका जो मृत्यु था दिसंबर 1956 में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव इस टाइप से आपका आएगा कि प्रश्न पूछेगा कि जाति प्रथा श्रम विभाजन कहाँ से लिया गया? तो याद है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। अभी मैंने आपको सारी चीजें समझा दे इस चैप्टर से, यही से ऑब्जेक्टिव इस टाइप से आएगा। आप इसका नोट्स ले लीजिए, तो PDF लेना चाहते हैं तो जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया वहां से आप संपर्क करिए। देखो, दूसरा चैप्टर क्या है? 20 के दांत है, ठीक है। दूसरा चैप्टर 20 के दांत। देखो, 20 के दांत के लेखक है नलिन बिलचंद शर्मा। इनका जन्म आपका 18 फरवरी 1916 को पटना का बदरघाट में हुआ था। इनके पिता का नाम था पंडित राम अवतार शर्मा, माता का नाम था रत्नावती देवी, ठीक है। और देखते पूछता है दृष्टिकोण, या पूछेगा साहित्य का इतिहास दर्शन, 20 के दांत या अन्य, 20 के दांत और अन्य कहानियां, ये सब किनकी रचना है? तो नलिन बिलचंद शर्मा की है। देखो, किसी भी लेखक का जन्म, मृत्यु और उनका परिचय और चैप्टर की मुख्य बातें आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा आता है। इसी कारण से सब चीजें मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। पूछेगा दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो नलिन बिलचंद शर्मा की। साहित्य का इतिहास दर्शन किनकी रचना? तो नलिन बिलोचन शर्मा की। पूछेगा 20 के दांत और अन्य कहानियां किनकी रचना? तो नलिन बिलोचन शर्मा की। एक और प्रश्न आता है कि 20 के दांत कहानी कहां से संकलित है? तो वो कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानी से संकलित है, ये वाला टच कीजिएगा। देखो, नलिन बिलोचन शर्मा का जो मृत्यु था वो 12 सितंबर 1961 को हुआ था। इस कहानी को पढ़ेगा 20 के दांत। इसका मुख्य पात्र मदन और खोखा है। खोखा का दूसरा नाम कासू है, ठीक है। ये जो खोखा जो है सेन साहब के आंखों का तारा है। प्रश्न आता है कि खोखा कौन है? सेन साहब के आंखों का तारा है, ठीक है। इस कहानी का मुख्य
मुख्य पात्र कौन कौन है? खोखा है और मदन है। ठीक है, आगे देखिए, खोखा जो है ना बदमाश लड़का, पूछेगा 20 के दांत में बदमाश लड़का कौन है? खोखा है। 2 दांत किसके टूट गया? तो खोखा का। सेन साहब के आंखों का तारा कौन था? खोखा। मोटर कार को किससे खतरा था? खोखा से। तो ये सारा प्रश्न जैसा बनता है कि 2 दांत किसका टूटा? खोखा का। सेन साहब के आंखों का तारा कौन था? खोखा, मतलब कासू था। मोटर कार को किससे खतरा था? खोखा से ही। बदमाश लड़का कौन था? खोखा। तो यहाँ से इस चैप्टर से यही प्रश्न आ सकता है। ठीक है, यहाँ से अगला प्रश्न देखते, तीसरा चैप्टर देखते हैं। तीसरा चैप्टर भारत माता से हम क्या, भारत से हम क्या सीखे। इसके लेखक फ्रेडरिक मैक्स मुलर। इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 को जर्मनी के देसाऊ नामक नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम था विल्हेल्म मुलर। ठीक है ना। देखो, स्वामी विवेकानंद इनको वेदांतियों का वेदांती कहे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा कि मैक्स मुलर को क्या, यानी वेदांतियों का वेदांती किनको कहते हैं? मैक्स मुलर को। पूछेंगे कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किस व्यक्ति ने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव देखते, देखो इंग्लैंड की जो महारानी थी, ये जो इंग्लैंड की महारानी थी, इंग्लैंड की जो महारानी थी, इसका नाम था विक्टोरिया। उन्होंने क्या किया? इनको नाइट की उपाधि दिया था, लेकिन इन्होंने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इन्होंने नाइट की उपाधि बहुत कम लगा, मतलब बहुत थोड़ा सा लगा इनको। ठीक है, तो भारत से हम क्या सीखे? जो मैक्स मुलर है, चैप्टर इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव ज्यादा यहाँ से आता है कि वेदांतियों को वेदांती किन्हें कहते हैं? मैक्स मुलर को। ठीक है, जो इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया, इन्होंने क्या किया? इनको नाइट की उपाधि देने का काम किया। पूछेगा नाइट की उपाधि किस कवि को दिया गया था? तो मैक्स मुलर था। ठीक है, देखो तीसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं कि जो आपका भारत से हम क्या सीखे। ये आपका ये जानते हैं, आपका जर्मन भाषा में था, क्योंकि जो फ्रेडरिक मैक्स मुलर, इनका जन्म जर्मनी के देसाऊ नामक नगर में हुआ था। ठीक है, अभी देखिए, जो मैक्स मुलर थे वो हितोपदेश, मेघदूत और कंठ और केन, इन तीनों किताबों का इन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया। ये सब लिखे। देखो हितोपदेश भास जी का, जो हितोपदेश है आपका, वो नारायण पंडित का लिखा हुआ है। ठीक है ना, लेकिन इसको जर्मनी भाषा में अनुवाद किया किसने? तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर की है। ठीक है, और मेघदूत का कालिदास की है। कंठ केन, ये तीनों जो ना जर्मन भाषा में अनुवाद किए। पूछेगा कंठ और केन का किस भाषा में अनुवाद किया गया था? तो वो किया गया था कौन सा जर्मन भाषा में, किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने किया था। देखो, जो ये भारत से हम क्या सीखे, क्या एक भाषण है, ये भाषण दिया गया और इसका हिंदी में रूपांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। और सोचेंगे ये क्या बता रहा हूँ, मैंने पहले ही बता दिया कि जो चैप्टर लिखा गया, ये चैप्टर आपका, ये चैप्टर किस भाषा में? जर्मनी भाषा में लिखा है, लेकिन इसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया? डॉक्टर भवानी सिंह त्रिवेदी। आता है मैक्स मुलर का मृत्यु जो था ना, वो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1900 एकदम राइट ईस्वी को हुआ था मैक्स मुलर का मृत्यु। देखो, प्लेटो और कांट क्या थे? एक महान दार्शनिक थे। जो कहाँ के रहने वाले थे? तो यूनान के रहने वाले थे। ये प्रश्न आता है कि प्लेटो और कांट क्या थे? एक महान दार्शनिक थे। सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? सच्चे भारत के दर्शन गाँव में हो सकते हैं। ठीक है, जैसा इस चैप्टर को और आगे भी बढ़ाते हैं और समझते हैं इस चैप्टर में और क्या क्या आ सकता है ऑब्जेक्टिव। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आ सकता है, वारेन हेस्टिंग्स को क्या मिला था? 172 दाइश नमक सोना मिला था। ठीक है ना। अब ये सोना को, सिक्का को वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था? मंडल के पास भेज दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल के पास भेज दिया गया। उन्होंने क्या किया? उसको जला दिया। पूछेगा पूछेगा उस समय कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जब सोना गलाया गया था, उस समय वारेन हेस्टिंग्स क्या थे? गवर्नर जनरल थे। यहाँ से यही सब्जेक्टिव आएगा। इसको जैसा ध्यान से बैठा लीजिएगा, बस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा मस्तिष्क में आपको बैठाते चलना, सारा हल हो जाएगा। चौथा चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है और इनका जो जन्म था 1907 में हुआ था। कहाँ? आरत दुबे के छपरा बलिया के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। रचनाओं की बात करते हैं तो अशोक के फूल, आलोक पर्व, बाण भट्ट की आत्मकथा, ग्रंथावली, चारू चंद्रलेख, हिंदी साहित्य का आदिकाल, पृथ्वीराज रासो, ये सब किनकी रचना आते हैं? ये सब टोटल की टोटल रचना किनकी है? वो सब रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी किया था। प्रश्न आता है कि नाखून क्यों बढ़ते कहाँ से संकलित है? नाखून क्यों बढ़ते कहाँ से संकलित है? तो ग्रंथावली से संकलित है। प्रश्न आएगा नाखून क्यों बढ़ते कहाँ से संकलित किया गया? तो ग्रंथावली से संकलित किया गया। और इन सारी रचनाओं के लेखक कौन है? तो यही है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। एक और प्रश्न आता है कामसूत्र के लेखक कौन है? तो वात्स्यायन है। कामसूत्र जो काम वासना किताब है उसके लेखक कौन है? तो वात्स्यायन है। ठीक है, आगे देखते हैं आलोक पर्व। आलोक पर्व जानते हैं साहित्य अकादमी, पूछेगा नलिनी मिलचंद शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक पर मिला था? किस रचना पर? तो आलोक पर्व पर मिला था। ठीक है ना, आलोक पर्व पर। उसका इनका मृत्यु जो था 1969 ईस्वी में हो गया। और ये जो चैप्टर नाखून क्यों बढ़ती है, क्या एक ललित निबंध है? क्या एक ललित निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते, नाखून क्यों बढ़ते में नाखून किसका निशान है? तो पार्श्विक वृत्ति मतलब पशुता का निशान है। ठीक है, आगे देखते हैं लेखक का कथन था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होती है। किस चैप्टर की पंक्ति है? तो ये पंक्ति है किसका? नाखून क्यों बढ़ते हैं। किसने कहा था? तो वो कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, उसको नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के सामने किसने किया था? लेखक की छोटी लड़की ने। ठीक है, यहां से आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। पांचवा चैप्टर देखते हैं।
पांचवा चैप्टर आपका नागरी लिपि है। देखो नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूल है और इन्होंने गणित में क्या किया था, एमए किया था। पूछे गुणाकर मूल गणित किस भाषा में एमए किए थे, तो गणित में एमए किए थे, ठीक है ना, गणित में। इनका जन्म 1935 के महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था, ठीक है। इनकी रचनाओं की बात करते हैं, अक्षरों की कहानी, सौर मंडल, भारतीय लिपियों की कहानी, ये सब किनकी रचना आती है, ये सब टोटल रचना किनकी है, गुणाकर मूल की। एक प्रश्न आता है नागरी लिपि कहाँ से संकलित है, तो भारतीय लिपियों की कहानी से संकलित है। जो नागरी लिपि चैप्टर पढ़ना है, ये कहाँ से संकलित किया गया, तो नागरी लिपि की कहानी से संकलित किया गया। इनका जो मृत्यु है गुणाकर मूल का 2009 ईस्वी में इनका मृत्यु होगा। कब हुआ, 2009 में इनका मृत्यु होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो सरहपाद, यानी सरहपाद जो है हिंदी के आदि कवि है। और पूछेगा दोहा कोश के लेखक कौन है, सरहपाद। पूछेगा हिंदी के आदि कवि किन्हें कहा गया, सरहपाद को। इस चैप्टर में इनका चर्चा किया गया। सरहपाद कौन है, कवि है, यानी हिंदी के आदि कवि सरहपाद है। और हिंदी के आदि कवि सरहपाद है। दोहा कोश की रचना किसने किया, सरहपाद ने किया था। किसने, सरहपाद ने, ठीक है ना। आगे देखते और आगे समझते हैं। देखो अब हिंदी भाषा की लिपि क्या, तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, ठीक है। आगे प्रश्न आपका बोल रहा है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ ये किस देश की भाषा है, तो दक्षिण भारत के किस एरिया की भाषा है, तो दक्षिण भारत की भाषा है। और ये दक्षिण भारत के जो लिपि होता है उसको नंदी नागरी कहा जाता है, यानी विजयनगर के राजाओं के लेख से ये प्राप्त होता है। यानी कहेंगे दक्षिण भारत की लिपि का क्या नाम है, तो नंदी नागरी है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये पांचवा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब छठा चैप्टर देखते हो, समझते हैं। छठा चैप्टर है बहादुर। कौन है, बहादुर। बहादुर के लेखक कौन, अमरकांत है। इनका जो जन्म था 1925 में हुआ। कहाँ हुआ था, नागरा बलिया के उत्तर प्रदेश में हुआ। अब रचनाओं की बात करते हैं, जिंदगी और जो कि प्रश्न आता है कि जिंदगी और जो किनकी रचना है, तो बहादुर की ही अमरकांत की रचना, ठीक है। जिंदगी और जो, कुहासा, मौत का नगर, सूखा पत्ता, आकाश पंछी, काले उजले दिन, ये सारा रचना किनकी है, तो ये अमरकांत के। प्रश्न आ सकता है, ये पूछा है, मौत का नगर पूछा हुआ है, सूखा पत्ता पूछा हुआ है, जिंदगी और जोग पूछा हुआ है, किनकी रचना थे, सब अमरकांत की ही रचना। किनकी रचना है, अमरकांत की रचना है। आगे देखते हैं, देखो इन्होंने क्या किया, अमरकांत ने बचपन में ही एक बाल उपन्यास लिख दिया था। पूछता है कि अमरकांत का लिखित बाल उपन्यास कौन सा है, तो वानर सेना। ये वानर सेना के रचनाकार कौन है, तो वो है अमरकांत जी, ठीक है ना। अमरकांत जी को जानते हैं कि एक साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। डिप्टी कलेक्टरी पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जो प्रश्न दो आएगा कि अमरकांत का बाल उपन्यास कौन है, तो वानर सेना। और डिप्टी कलेक्टरी पे इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। आगे देखते हैं और आगे समझते हैं। देखो इस कहानी का अगर मुख्य पात्र देखेगा तो बहादुर है। और बहादुर का पूरा नाम है दिल बहादुर। वो कहाँ का रहने वाला, तो नेपाल का। और उसका उम्र कितना, 13 साल। और वो लेखक के साला ने क्या किया, उस बहादुर को अपने नौकर, मतलब अपने नौकर के रूप में यहाँ पर लाया था लेखक के पास काम करने के लिए। ये सब प्रश्न ऐसे ही आएगा कि बहादुर कहानी का मुख्य पात्र कौन है, बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर। दिल बहादुर यानी बहादुर कहाँ का रहने वाला था, नेपाल का। बहादुर का उम्र पूछेगा था 13 साल। पूछे लेखक के साला ने किसको लाया था, तो बहादुर को लाया था, ठीक है। तो इस टाइप से प्रश्न ऑब्जेक्टिव आने वाला। मैंने शॉर्ट में लिखा था कि आपका कंप्लीट हो जाए पूरा का पूरा, ठीक है। आगे ये देखो, चोरी का आरोप किस पर लगाया, बहादुर पर। कितने रुपए का चोरी का आरोप लगाया था, 11 रुपए का। लेखक की पत्नी का क्या नाम था, निर्मला। और लेखक चाहे निर्मला, इन दोनों के बेटा का नाम था किशोर। और बहादुर क्या था, घर का नौकर था। रिश्तेदारों ने क्या किया, इन नौकर पर बहादुर पर ही चोरी का आरोप लगाया था। पूछेगा बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया, रिश्तेदारों ने लगाया। तो यहाँ से इसी टाइप का प्रश्न आएगा। अब जैसा अगला चैप्टर खोलते हैं, सातवां चैप्टर देखते हैं और समझते हैं। सातवां चैप्टर परंपरा का मूल्यांकन। जरा सा स्पीड में समझते हैं क्योंकि लंबा 29 को चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखना है। देखो परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है, तो परंपरा का मूल्यांकन लेखक है रामविलास शर्मा जी। इन्होंने BA 1932 में किया और जो MA है अंग्रेजी भाषा में इन्होंने किया 1934 में। प्रश्न आएगा कि BA और MA किस भाषा में किया, अंग्रेजी में किए। कब किए, BA तो 1932 में और MA कब किए, 1934 में, ठीक है। ये सब प्रश्न आता है, इसी का आंसर लिख दो, BA MA कब किए। इनका जो जन्म था वो 10 अक्टूबर 1912 को कहा, उन्नाव के उच्च गाँव सानी में हुआ था, ठीक है। इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो निराला की साहित्य साधना, और मतलब निराला की साहित्य साधना इन्हीं की, रामविलास शर्मा की रचना है। लेकिन निराला की साहित्य साधना पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और उसको दिन की और कुछ रचनाएं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। पूछे भारतेंदु हरिश्चंद्र के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा है। ये प्रश्न आता निराला की साहित्य साधना पर रामविलास शर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी मृत्यु जो था 30 मई 2000 ईस्वी को हुआ था। और ये क्या है, परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है। देखो जारशाही कहाँ थी, किस देश में थी, तो रूस में थी। जारशाही कहाँ थी, रूस में थे। रूस के राजा को जार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है, चैप्टर की बात है तो जो लकीर का फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं उनके लिए आवश्यक है। याद रखिए प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है, तो बौद्ध दर्शन से। किससे है, बौद्ध। प्रगतिशील साहित्य का संबंध पूछा किससे है, तो वह है बौद्ध दर्शन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 8वां चैप्टर देखते हैं और समझते हैं। 8वां चैप्टर देखो, 8वां चैप्टर है जीत जीत मैं निरखत हूँ।
जिसके लेखक बिरजू महाराज। 8वां चैप्टर जीत जीत में निरखा, तो इसके लेखक बिरजू महाराज, ठीक है ना। अब इनका जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था लखनऊ के जफरीन अस्पताल में। पूछेगा बिरजू महाराज का जन्म कौन सा अस्पताल में हुआ था? जफरीन अस्पताल में। ये सब प्रश्न आ सकता है। बिरजू महाराज की 2 बहनें हैं। बिरजू महाराज की कितनी? 2 बहनें हैं। और ये क्या एक साक्षात्कार है, रसीम वाजपेयी नाम का एक व्यक्ति इनके पास पहुंचा है और इनका इंटरव्यू ले रहा है। इंटरव्यू इंग्लिश वर्ड हो गया, इसको हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं। प्रश्न आता भी है कि ये क्या है, मतलब किस विद्या से संबंधित है? ये एक साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, ठीक है। इनके चाचा का नाम था शंभू महाराज, इनके यानी बिरजू महाराज के चाचा का नाम था शंभू महाराज। और ये किस डांस, मतलब किस तरह का डांस करते थे, नर्तक करते थे? ये कथक शैली का डांस करते थे। प्रश्न आता भी है कि बिरजू महाराज किस शैली का डांस करते थे? बिरजू महाराज किस कथक शैली का डांस करते थे, ठीक है ना। आगे देखिए, जब बिरजू महाराज 27 साल के उम्र में थे तो इन्हें संगीत नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यानी कहने का मतलब संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। प्रश्न आता भी है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार बिरजू महाराज को कितने उम्र में मिला था? 27 साल में मिला था। देखो, रसीम वाजपेयी द्वारा क्या किया? साक्षात्कार लिया गया। क्या लिया गया? साक्षात्कार, मतलब इंटरव्यू लिया गया। क्या लिया गया? इंटरव्यू। देखिए, समझिए ध्यान से। देखो, ये जो जीत जीत में निरखा, तो चैप्टर्स के लेखक बिरजू महाराज है। तो ये क्या किया? इंटरव्यू लिए हैं। किसका? रसीम वाजपेयी नाम का व्यक्ति जो इनके पास पहुंचा और इनका इंटरव्यू ले रहा है, मतलब साक्षात्कार कर रहा है। देखो, बिरजू महाराज की अम्मा का नाम था डुमरिया, मतलब बिरजू महाराज जो था अपनी अम्मा से डुमरिया सीखे थे। प्रश्न एक बार आया भी है कि बिरजू महाराज डुमरिया बजाना किससे सीखे थे? अपनी अम्मा से, ठीक है ना। और जो बिरजू महाराज थे अपना शागिर्द किसको मानते थे? पिता को। जो बिरजू महाराज है पिता को अपने गुरु मानते थे और माँ को एक जज के समान मानते थे, ठीक है। इन सारे ऑब्जेक्टिव को दिमाग में बैठे ही ऑब्जेक्टिव आपका इसी के बीच में आएगा और यहाँ से मतलब इसको छोड़ कहीं से ऑब्जेक्टिव नहीं आना। 9वां चैप्टर जो है उसका नाम है अभिनव के लेखक अशोक वाजपेयी। इनका जन्म 16 फरवरी 1941 को दुर्ग के छत्तीसगढ़ में हुआ था। यह प्रश्न आता भी है। इनका मूल निवास स्थान सागर के मध्य प्रदेश में है और इनके पिता का नाम परमानंद वाजपेयी है, माता का नाम निर्मला देवी है। और अभिनव जो है रोन नदी के किनारे बसा है। और ये अभिनव कौन सा देश में था? फ्रांस में। और लेखक कितने वर्ष पहले गए थे यहाँ से? 10 वर्ष पहले। कहाँ पहुंचे? फ्रांस में पहुंचे। प्रश्न आता अभिनव शहर किस देश में है? फ्रांस में। अभिनव किस नदी के किनारे बसा है? तो आपका रोन नदी के किनारे बसा है। देखो, लाल शत्रुंजय क्या एक ईसाई मठ है और वहां तक लेखक कितने दिनों तक रुके थे? 19। प्रश्न आता है 19 दिनों तक रुके थे। प्रश्न आता है कि लाल शत्रुंजय में कितने दिनों तक लेखक रुके थे? तो 19 दिनों तक, ठीक है। अगर रचनाओं की बात करते हैं, शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, कहीं नहीं वही, ये तीनों किनकी रचना है? अभिनव अशोक वाजपेयी की रचना है, ठीक है। देखो, यहाँ पर विल नबो का चर्चा किया गया था। विल नबो जो एक छोटा सा गांव है, विल नबो का एक छोटा सा गांव है। और ये जो अभिनव चैप्टर है ये क्या है? एक निबंध भी है, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, 10वां चैप्टर देखते हैं। देखो, 10वां चैप्टर आपका मछली। क्या चैप्टर? 10वां आपका मछली है। समझते हैं मछली को क्या है? देखो, मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 को कहाँ हुआ? राजनाथ गांव के छत्तीसगढ़ में हुआ था। देखो, नौकर की कमीज, पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, देखो ये तीनों जो किनकी रचना है? इन्हीं की रचना है, विनोद कुमार शुक्ल की है। अब देखो, जो पेड़ पर कमरा था इसका इटावली भाषा में अनुवाद किया गया था, ठीक है ना। किनके द्वारा? मतलब जो इटावली जो आपका भाषा होता है इसका इटावली भाषा में अनुवाद किया गया था, पेड़ का कमरा। और जो नौकर की कमीज था इसका मणिकौर नाम का मणिकौर नाम का जो डायरेक्टर था, निर्देशक, उसने क्या किया? फिल्म निकालने का काम किया। जैसे इसको विस्तार से समझते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव ज्यादा आता है, एग्जाम में ज्यादा ऑब्जेक्टिव आता है। मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है, ठीक है। नौकर की कमीज, पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय सब किनकी रचना है? तो इन्हीं की, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। एक प्रश्न आता है कि मछली कहानी कहाँ से संकलित है? तो महाविद्यालय से संकलित है। कहाँ से संकलित है? महाविद्यालय से, ठीक है। आगे समझते हैं। देखो, नौकर की कमीज पर मणिकौर को क्या मिला था? मणिकौर ने क्या किया? फिल्म बनाया था। प्रश्न आएगा नौकर की कमीज किस विद्या से संबंधित है? तो उपन्यास था। नौकर की कमीज क्या था? उपन्यास था। और इस पर क्या बनाया गया था? तो फिल्म बनाया गया था। किनके द्वारा? मणिकौर के द्वारा, ठीक है। पेड़ पर जो कमरा था वो इटावली भाषा में उसका अनुवाद किया गया। अब विनोद कुमार शुक्ल को कुछ पुरस्कार भी मिला। प्रश्न आया था रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला था? तो 1992 में। किनको? विनोद कुमार शुक्ल को। वही दयावती मोदी शेखर कवि शेखर सम्मान कब मिला था? 1997 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1990 में। ये सब आता है प्रश्न, ठीक है ना, एग्जाम में। आगे समझते हैं, ये जो मछली कहानी है किस वर्ग की कहानी है? तो एक मध्यम वर्ग की कहानी है। यहाँ से बाजार से 3 मछलियां लाई गई थी जिसमें से एक मछलियां क्या हो गया था? मर गया था। संतु क्या था? संतु जो था मछली पालना, यानी संतु पूछेगा मछली कौन पालना चाहता था? संतु पालना चाहता था। घर का नौकर का क्या नाम था? भग्गू था। कहानी का मुख्य पात्र कौन है? संतु है। तो सब प्रश्न आ सकता है ऑब्जेक्टिव, जिसको दिमाग में बैठा लेंगे। 11वां चैप्टर देखते हो, समझते। 11वां चैप्टर है नौबत खाने में इबादत। क्या है?
देखिए 11वां चैप्टर नौबत खाने में इबादत, ये बिस्मिल्लाह खान का आश्रय लेकर लिखा गया। प्रश्न आता है नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? बिस्मिल्लाह खान। इनका जन्म नौबत खाने में इबादत के लेखक यतीन्द्र मिश्र, ठीक है। ये बिस्मिल्लाह खान के बारे में लिखे, लेकिन इसके लेखक यतीन्द्र मिश्र। इसका जन्म 1977 के अयोध्या के उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। इनकी रचनाओं की अगर बात करते हैं तो यदा कदा, चाहे द्योधी पर आलेप, ये दोनों आलाप, ये सब किनकी रचना थे? इन्हीं की रचना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बिस्मिल्लाह खान, यानी ये जो चैप्टर्स है ये बिस्मिल्लाह खान पर लिख पूछे नौबत खाने में इबादत किनका आश्रय लेकर लिखा गया? तो बिस्मिल्लाह खान का आश्रय लेकर लिखा गया। बिस्मिल्लाह खान कौन थे? एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। कौन थे? प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, ठीक है ना। आगे बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था? अमीरुद्दीन था। बिस्मिल्लाह खान के साथ कौन सा मुस्लिम पर्व जुड़ा? तो मुहर्रम पर्व जुड़ा हुआ। कौन सा मुस्लिम पर्व जुड़ा? मुहर्रम जुड़ा। बिस्मिल्लाह खान के पिता का नाम था पैगंबर खान। बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। कहाँ? डुमराव में। एक प्रश्न आता है डुमराव की महत्ता किसके कारण से है? तो जो बिहार का डुमराव है वहाँ पर प्रसिद्ध बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था। या वहाँ पर जो शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग करते हो डुमराव मिलता है, इसी कारण से डुमराव क्या है? महान है। बिस्मिल्लाह खान का मृत्यु अगर देखेंगे 21 अगस्त 2006 ईस्वी को हुआ था। 90 साल की उम्र में इनका क्या होगा? बिस्मिल्लाह खान की मृत्यु होगा, ठीक है। देखो इबादत का क्या अर्थ है? उपासना करना। और ये क्या? एक व्यक्ति चित्र। पूछेगा नौबत खाने में इबादत किस ग्रंथ से है, किस प्रकार की विद्या? तो व्यक्ति चित्र मतलब किसी व्यक्ति के बारे में लिखा गया, ठीक है। इस तरह से मैंने 11 चैप्टर बता दिया। 12वां चैप्टर समझते हैं शिक्षा और संस्कृति है, जिसके लेखक महात्मा गांधी है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ये जो गांधी जी थे ये दक्षिण अफ्रीका कब से कब? 1893 से 1914 तक रहे। उसके बाद भारत वापस लौटा है 1915 में। और पूछेगा गांधी जी को क्या राष्ट्रपिता या बापू भी हम लोग कहते हैं? गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। और 30 जनवरी को हम लोग हमेशा अहिंसा दिवस के रूप में इसी कारण से क्या करते हैं? मनाने का काम करते हैं। एक प्रश्न आता भी है, देखो हिंद स्वराज्य, चाहे सत्य के साथ मेरे प्रयोग, चाहे हरिजन, चाहे यंग इंडिया, ये सब किनकी रचना है? तो गांधी की ही रचना। प्रश्न आता है शिक्षा और संस्कृति कहाँ से संकलित है? तो हरिजन और यंग इंडिया से संकलित है, दोनों से संकलित किया गया। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, ये किस चैप्टर की पंक्ति है? तो शिक्षा और संस्कृति की पंक्ति है। और किनके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि मेरा जो धर्म है ना केवल कैद खाने का धर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? तो आध्यात्मिक शिक्षा को गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं, यानी आध्यात्मिक शिक्षा मतलब हृदय की शिक्षा को कहते हैं, ठीक है। महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? अंग्रेजी। इसमें आता है शेक्सपियर भी पूछता है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? तो अंग्रेजी भाषा के कवि थे। ये रहा आपका 12 चैप्टर क्या चीज का? गद्य खंड का, ठीक है। अब देखते हैं काव्य खंड का 12 चैप्टर देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझते हैं। देखो काव्य खंड में 2 चैप्टर पढ़ना है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, दूसरा का पढ़ना जो नर दुख में दुख नहीं माने। दोनों के लेखक कौन है? गुरु नानक है, ठीक है। दोनों कवि कौन है? गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलबंदी के लाहौर में हुआ था। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कला था, जो आज वर्तमान में किस देश में है? पाकिस्तान में। पिता का नाम कालूचंद खत्री था, माता का नाम तृप्ता था, पत्नी का नाम सुलक्षणी था। देखो सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। पूछेगा सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। कौन थे? गुरु नानक थे, ठीक है। आगे समझते हैं। रचनाओं की बात करते हैं तो जप्पू जी, आशा दीवार, रही रास, सोहिला, ये तीनों की रचना, ये तीनों का रचनाकार कौन है? तो तीनों का रचनाकार गुरु नानक ही है, ठीक है। रचनाओं का संग्रह अगर देखेंगे तो गुरु ग्रंथ साहिबा का नाम से प्रसिद्ध है। देखो ये गुरु जो अर्जुन देव थे सिख संप्रदाय के 5वें गुरु थे। जब गुरु नानक मर गए तो उनके सारे रचनाओं को एक जगह इकट्ठा करके उसका नाम दिए थे इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिबा। कब किए थे? 1604 ईस्वी में क्या किए थे? सबको इकट्ठा करके वो किए थे, ठीक है। आगे इनका मृत्यु, गुरु नानक का मृत्यु 1539 में हुआ था। क्या कहते हुए मर गए थे? तो इनके मुंह से वाह गुरु निकला और ये क्या होगा? मर गया। वाणी विष के समान कब हो जाती है? राम नाम के बिना। किसके बिना संसार में जन्म लेना बेकार था? राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना बेकार है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता भी है, ठीक है। अगला प्रश्न 2 नंबर चैप्टर देखते हैं। 2 नंबर चैप्टर है प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका और दूसरा का कैल के कुंजन ऊपर वाला। दोनों के लेखक कौन है? तो दोनों के लेखक है रस खान। रस खान का जन्म 1548 के दिल्ली के राजवंश पठान में हुआ था। मृत्यु 1648 में हुआ था। राजा हरिश्चंद्र रस खान के बारे में कहते हैं इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वार। ये किनके बारे में? रस खान के बारे में कहा गया। किसने कहा था? राजा हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान भाइयों के लिए करोड़ों हिंदू मारे जाएगा, क्योंकि मुसलमान होते हुए रस खान ने कृष्ण की भक्ति किया था। देखो जो रस खान थे इनका दीक्षा गुरु थे विठल नाथ थे। रचनाओं की बात करते हैं प्रेम वाटिका चाहे सुजान रस खान, दोनों रचनाकार के लेखक कौन है? रस खाने हैं। और ये जो प्रेम वाटिका था इसकी रचना कब किया गया था? 1610 में किया गया था। जहांगीर के समय पूछेगा जो रस खान है इनका किस राजा के समय में काल चल रहा था? जहांगीर के समय इनका काल चल रहा था। ये दिल्ली से ब्रज भूमि में आ गए थे। मतलब जब यहाँ पर नादिर शाह के सैनिकों ने आक्रमण किया था तब ये दिल्ली से कहाँ चले?
चल ब्रज भूमि में आ गए थे। ठीक है, इसमें किसको चोर कहा गया था? कृष्ण को चोर कहा गया। एक और प्रश्न आता है, माली मालिन किन्हें कहा गया? तो माली मालिन भी किन्हें कहा गया? तो कृष्ण को कहा गया। माली मालिन किन्हें? कृष्ण और राधा को कहा गया। चाहे नंद नंद किसको? कृष्ण को। चितचोर किसको कहा गया? कृष्ण को ही कहा गया। ये सब याद रखिएगा। माली मालिन किसने? कृष्ण और राधा को कहा गया। नंद 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 किनको? कृष्ण को कहा गया। चितचोर किसको कहा? कृष्ण को कहा गया। देखो रसखान जो ना हमेशा सारी रचनाओं जो ना समय छंद में करते हैं। रसखान किस छंद में? समय छंद में रचनाओं को करने का काम करते हैं। अब जैसे आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब देखो तीसरा चैप्टर को हम लोग समझते, तीसरा चैप्टर क्या है वो समझते हैं। देखो तीसरा चैप्टर है अति सुगो स्नेह को मार्ग है, चाहे मुँह आंसुआ नहीं ले वर्ष। दोनों का रचनाकार कौन है? घनानंद है। ठीक है, इनका जन्म 1689 को हुआ है, इनका मृत्यु 1739 को हुआ है, और ये रीति मुक्त काव्य धारा का सिरमौर कवि है। पूछेगा सिरमौर कवि कौन माने जाते हैं? तो वो है घनानंद। ठीक है ना, प्रश्न आता है रीति पूछेगा घनानंद किस काव्य धारा के कवि है? तो रीति मुक्त धारा कवि के, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है। ठीक है, देखो मीर मुंशी का काम कौन किनके? मतलब ये जो घनानंद थे ये मीर मुंशी का काम किनके पास करते थे? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ करते थे। ठीक है, और ये जो अपनी रचनाएं लिखते थे वो हमेशा ब्रज भाषा में लिखने का काम करते थे। उसको रचनाओं की बात करें, सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बिलीचा, घन आनंद, ये सभी के रचनाकार कौन है? घनानंद। ये प्रश्न आता है मुँह आंसुआ नहीं ले वर्षो, चाहे अति सुगो स्नेह को मारा गया, कहाँ से संकलित है? तो घनानंद से संकलित किया गया। इनके अनुसार प्रेम मतलब इन्हें जो है प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। पूछेगा किस कवि को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है? तो घनानंद को। देखो ये सरल और सीधा मार्ग यानी प्रेम मार्ग को पूछेगा कि सरल और सीधा मार्ग कौन सा? तो प्रेम मार्ग है। पूछेगा अति सुगो किसे कहा गया? तो प्रेम मार्ग को ही कहा गया। ठीक है, आगे पांचवा चैप्टर देखते हैं और समझते हैं। पांचवा चैप्टर आपका है स्वदेशी, इसके लेखक प्रेमगन है, जिनका पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी है। इनका जन्म 1855 में हुआ था मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश में। इनका मृत्यु 1922 में हुआ है। ये पूछेगा जो प्रेमगन है वो अपना आदर्श किसको मानते थे? तो आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानने का ये काम करते थे। किनको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। ये भारतेंदु युग के कवि। पूछेगा जो बद्री नारायण चौधरी चाहे प्रेमगन है किस युग के कवि? भारतेंदु युग के कवि है। मासिक पत्रिका चाहे कदामनी चाहे प्रेमगन सर्वस्व, ये सब किनकी रचना है? तो प्रेमगन की रचना है। प्रश्न आएगा स्वदेशी कहाँ से संकलित है? तो प्रेमगन सर्वस्व से संकलित है। देश में क्या नहीं आजकल दिखाता दिखाई दे रहा है? तो भारतीयता इनके हिसाब से। ठीक है, इनके हिसाब से। आगे देखते हैं पांचवा चैप्टर समझते हैं। पांचवा चैप्टर है आपका भारत माता। ठीक है, भारत माता, जिसके लेखक सुमित्रा नंदन पंत है। इनका जन्म 1900 ईस्वी को कौसानी उत्तरांचल के अल्मोड़ा में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगा दत्त, माता का नाम सरस्वती देवी था। देखो इनकी रचनाओं की बात करते हैं, उच्छ्वास, युगवाणी, स्वर्ण धुली, स्वर्ण किरण, चिदम्बरा, ग्राम्या, वीणा, पल्लव, ये सब रचना किनकी है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ये प्रश्न आता है भारत माता कहाँ से संकलित है? तो भारत माता ग्राम्या से संकलित है, गाँव से ही संकलित है। ठीक है, आगे चिदम्बरा पर इन्हें कौन सा पुरस्कार? कहने के बाद सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पर कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता भी है कि चिदम्बरा पर सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब पूछेगा हिंदी का सुकुमार कवि चाहे प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को। इनका मृत्यु 19 दिसंबर 1977 को हुआ था। ये इनके हिसाब से भारत माता कहाँ निवास करते हैं? गाँव में। ठीक है ना, रियलिटी में गाँव में ही निवास करते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो मिट्टी की प्रतिमा उदासनी चाहे गीता प्रकाशनी चाहे शरदेंदु हासनी, ये सब किसको कहा गया? भारत माता को कहा गया। प्रवासनी भी किसको कहा गया? भारत माता। पूछेगा मिट्टी की प्रतिमा उदासनी कौन बनी हुई है? गीता प्रकाशनी कौन बनी हुई है? शरदेंदु हासनी कौन बनी हुई है? सब भारत माता को। चाहे प्रवासनी कौन बनी हुई है? भारत माता बनी है। अभी जो लेखक है सुमित्रा नंदन पंत, ये छायावाद युग के कवि। पूछेगा किस वाद के कवि चाहे किस युग के कवि है? तो छायावाद युग के कवि है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। छठा चैप्टर जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म। देखो जनतंत्र का जन्म का लेखक रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। इनका माता का नाम मनूप देवी था, पिता का नाम रवि सिंह था। अब रचनाओं की बात करते हैं। अर्धनारीश्वर संस्कृति के 4 अध्याय, उर्वशी, प्रण भंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र और रसिमरथी। अब यहाँ पर देखिए जरा सा, इन्हें उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और साहित्य का संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है ना, देखो पूछेगा किस कवि का नाम क्या अगर राष्ट्र कवि लगता है तो वो कवि कौन सा है? वो कौन से कवि जिनके नाम क्या अगर राष्ट्र कवि आपका लगता है तो वो कवि है कौन सा? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, आगे समझते हैं। उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला था, संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये किस युग के कवि? छायावाद युग के कवि। इनका मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7 देखते हैं, बस खत्म के कगार पर। चैप्टर नंबर 7 आपका दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 7 है हिरोशिमा। देखो हिरोशिमा के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, और शॉर्ट में अज्ञे के नाम से इन्हें जानते हैं। इनका जो जन्म है 7 मार्च 1911 को हुआ है। कहाँ जन्म हुआ है? कब हुआ है जन्म? 7 मार्च 1911 को इनका जन्म हुआ है, और कहाँ? कसिया के कुशीनगर के उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था? बेयंती देवी। माता का क्या नाम था?
माता का नाम था बेअंती देवी, पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री। और रचनाओं की बात करते हैं विपथगा, शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप, सदा नीरा, तार सप्तक, ये सब के रचनाकार कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, ये प्रश्न भी है, तार सप्तक के लेखक कौन है? ये भी आता है कि हिरोशिमा कहाँ से संकलित है? तो सदा नीरा से। वो सदा नहीं, सिर्फ वो सदा नीरा नहीं, सिर्फ सदा नीरा से संकलित है। इनका जो हिरोशिमा का लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन, इनका मृत्यु 1987 में हुआ है। ये किस योगवाद के कवि था? प्रयोगवाद के कवि है। जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका ने क्या गिराया था? परमाणु बम गिरा दिया था। उगते हुए सूर्य का देश किसको कहते हैं? जापान को। यह कविता मतलब यह जो कविता है दुर्दांत मानवीय विशिका का चित्रण करता। पूछेगा कौन सा कविता दुर्दांत मानवीय विशिका का चित्रण करता है? तो वो कौन है? हिरोशिमा। ठीक है, अगला चैप्टर देखते हैं, 8वां चैप्टर देखते हैं, इसका नाम है एक वृक्ष की हत्या। यहाँ सब्जेक्टिव जाता है। इसके लेखक कुंवर नारायण है। इसके लेखक कौन है? कुंवर नारायण। उनका जन्म 19 सितंबर 1927 को लखनऊ को उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनकी रचनाओं की यदि बात करते हैं हम लोग तो चक्रव्यूह, चाहे अपने सपने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये सबके लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण है। प्रश्न आता है कि एक वृक्ष की हत्या कहाँ से संकलित है? तो इन दिनों से संकलित है। कहाँ से संकलित है? इन दिनों से। ये जो ना ग्राम संवेदना के कवि है। प्रश्न आता है कि जो कुंवर नारायण वो किस संवेदना के कवि थे? ग्राम संवेदना के कवि है, मतलब है गाँवों की संवेदनाओं के बारे में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस कहानी में बुढ़ा चौकीदार कौन है? तो वृक्ष है। ठीक है, घर के दरवाजे पर तैनात कौन है? तो वृक्ष रहता है। खाकी वर्दी में कौन है? तो वृक्ष रहता है। सब वृक्ष है। पूछेगा बुढ़ा चौकीदार कौन था? वृक्ष था। घर के सामने दरवाजे पर कौन तैनात रहता था? वृक्ष। खाकी वर्दी में कौन रहता था? तो वृक्ष रहता था। ठीक है, तो थोड़ा समझने का फिर अगर लेखक और वृक्ष का कैसा संबंध था? तो मित्रता का संबंध था। ठीक है, आगे देखते हैं 9वां चैप्टर देखते और समझते हैं। देखो 9वां चैप्टर है हमारी नींद। इसके लेखक वीरेंद्र दंगवाल। इनका जो जन्म है 5 अगस्त 1947 को कीर्तिनगर के तिहरी गढ़वाल में हुआ है। ठीक है, देखो दुष्चक्र में श्रेष्ठता इन्हीं की रचना है, वीरेंद्र डंगवाल की रचना। और इसी दुष्चक्र में श्रेष्ठता पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला किनको? वीरेंद्र डंगवाल को मिला है। यह कविता दुष्चक्र में श्रेष्ठता से ली गई, यानी जो अब हमारी नींद है ये कहाँ से संकलित है? दुष्चक्र में श्रेष्ठता से संकलित है। ठीक है, देखो लेखक के हिसाब से कहने का मतलब हो गया, लेखक कहते हैं, देखो लेखक कहते हैं यानी कौन? हमारे वीरेंद्र डंगवाल कहते हैं कि किसका जीवन क्रम हमारे नींद के दौरान पूरा होता है? तो मक्खी। हम लोग सोते हैं ना तो उसमें मक्खी का जन्म लेता भी है और क्या होता है? वो मर भी जाता है। नींद किसका प्रतीक है? आलस का। गरीबी बस्ती में किसका जागरण हो रहा है? तो धमाके से देवी जागरण हो रहा है। ठीक है, ये सब प्रश्न आ सकता है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। 10वां चैप्टर देखते हैं अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान के लेखक अनामिका। इनका जन्म 17 अगस्त 1961 को मुजफ्फरपुर के बिहार में हुआ है। ठीक है, इनकी जो पिता था उनका नाम श्याम नंदन किशोर था। रचना में देखते हैं बीजाक्षर, गलत पत्ते की चिट्ठी, कवि ने कहा। ये तीनों के रचनाकार कौन है? तो अनामिका। ये प्रश्न है बीजाक्षर किन की रचना है? तो अनामिका की है। पूछेगा अक्षर ज्ञान कहाँ से संकलित है? तो कवि ने कहा। कवि ने कहाँ से संकलित किया गया? यानी अक्षर ज्ञान कहाँ से संकलित है? कवि ने कहाँ से संकलित किया है। ठीक है, आगे देखते हैं इस चैप्टर में। देखो इसमें क जो है ना चौखट में नहीं अटता है, और जो ख है ना वो पंक्ति से उतर जाता है खालिश बेचैनी की तरफ। पूछे खालिश बेचैनी में कौन है? तो वो खरगोश है। चौखट में कौन नहीं अटता? तो कबूतर। ठीक है ना, तो क हो जाएगा। क चौखट में नहीं अटता है क्योंकि वो कबूतर के समान फुदकने लगता है। और ख जो है ना वो उतर जाता है क्योंकि खालिश बेचैनी पकड़ा हुआ है। मतलब पूछे खालिश बेचैनी किसको पकड़ी है? तो खरगोश को। गमला क्या होता है? ग जो है ना गमला के समान टूट जाता है। घ जो है ना घड़ा के समान। पूछे घड़ा के समान कौन लुढ़कता है? गमला के समान कौन टूट जाता है? ग। ये सब प्रश्न आता है। अंग क्या है? तो माँ के गोद में बैठा हुआ बेटा। जो अंग है ना, ये जो अंगा है ना, अनामिका का जो बेटा है वो क्या कर अंगा को, जो अंगा का ड को माँ मान रहा है और उसको गोद में बैठा हुआ बेटा को क्या मान रहा है? गोद में बैठा हुआ जो बुंदा है उसको गोद में बैठा हुआ बेटा मानने का काम करता है। 11वां जो चैप्टर है वो देखते हैं। 11वें चैप्टर का नाम है लौट कर आऊंगा फिर। इसके लेखक है जीवनानंद। उनका जन्म 1899 के बंगाल में हुआ था, बंगाल में हुआ था। ठीक है, उसका इनका मृत्यु 1954 में हुआ है। उसके बाद इनकी रचनाओं की बात करते हैं झरा पलक और वनलता सेन। वनलता सेन पर इन्हें वनलता सेन इनका सबसे प्रसिद्ध और महान ग्रंथ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आ गया कि झरा पलक या वनलता सेन किन की रचना है? तो इन्हीं की रचना जीवनानंद दास की रचना है। ठीक है, उसके बाद 1952 में वनलता सेन को श्रेष्ठ महाकाव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया। पूछेगा वनलता सेन किन की रचना है? तो इन्हीं की जीवनानंद दास की रचना है। और वनलता सेन को श्रेष्ठ काव्य पुरस्कार कब मिला गया? 1952 में मिला था, मरने के समय। ठीक है, देखो ये जो थे ये जानते हैं बांग्ला भाषा में लिखा है। नहीं कहने का मतलब ये जो लौट कर आऊंगा फिर कविता बांग्ला भाषा में लिखा है। इसका हिंदी में रूपांतरण प्रयाग शुक्ल ने किया। किसने किया है? प्रयाग शुक्ल ने किया है। आगे कवि बंगाल में लौटने की बात करते हैं। पूछेगा कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं? तो बंगाल में लौटने की बात करते हैं। आगे देखते हैं अंतिम चैप्टर देखते हैं ये काव्य खंड का। इसका लेखक है जो चैप्टर्स का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। इसके लेखक कौन है? कवि रेनर मारिया लिखे। इनका जन्म 4 दिसंबर 1875 को प्रांत जो है ना ऑस्ट्रिया में हुआ था, जो अब वर्तमान में कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के था, माता का नाम सोफिया था। इनका जो मृत्यु है वो 29 दिसंबर 1926 को इनका मृत्यु हो गया था। ये देखो ये जो है ना ये जर्मन भाषा में लिखा हुआ कविता, इसका हिंदी में रूपांतरण धर्मवीर भारती ने किया। किसने किया? धर्मवीर भारती ने। भगवान के बिना भक्त का कोई
अस्तित्व नहीं है। ऐसा किस चैप्टर में कहा गया? तो वो मेरे बिना तुम प्रभु में कहा गया। अभी देखिए 5 चैप्टर वर्णिका का देखते, काव्यखंड गद्यखंड हो गया, ठीक है ना। अभी मैंने 12 गो चैप्टर्स में गद्य खंड का 12 गो जो चैप्टर्स है वो काव्य खंड का आपका क्या होगा? कंप्लीट होगा। अब जैसे वर्णिका का भी 5 गो चैप्टर, उसको भी देख लेते हैं। वर्णिका का पहला चैप्टर दही वाली मंगमा है। इसके लेखक श्रीनिवास है और उनका श्रीनिवास का पूरा नाम मास्टी वेंकटेश अय्यर है। इनका जन्म 6 जून 1891 को कहा कर्नाटक के कोलार में हुआ था। ये जो कहानी है दही वाली मंगमा, ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। किस भाषा की कहानी? कन्नड़। देखो सन्ना कट्ठे गुलू पर श्रीनिवास को कौन सा पुरस्कार मिला था? सन्ना कट्ठे गुलू पर 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलने का कार्य किया था, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे यह जो कहानी है कन्नड़ कहानियां नेशनल बुक ट्रस्ट से दिया। पूछेगा कि जो दही वाली मंगमा है कहाँ से संकलित है? तो कन्नड़ कहानियां से संकलित है, ठीक है। इसका जो दही वाली मंगमा है इसका अनुवाद किसने किया? तो वी आर नारायण ने किया। किसने किया? वी आर नारायण, क्योंकि कन्नड़ भाषा की कहानी है तो कन्नड़ में था। इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? वी आर नारायण ने किया था। प्रश्न आता है कि दही वाली मंगमा का हिंदी में रूपांतरण किसने किया? तो वी आर नारायण ने किया था, ठीक है। मुख्य इस कहानी का मुख्य दही वाली मंगमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मंगमा है। मंगमा क्या बेचती है? दही बेचती है। मंगमा की बहू का नाम था नंजमा, यानी मंगमा का किससे विवाद था? तो नंजमा से अपनी बहू से विवाद था, ठीक है। रंगप्पा कौन था? एक जुआरी था जो क्या करना चाहता था? सारा धन दौलत हड़प लेना चाहता था। किसका? दही वाली मंगमा का। दूसरा चैप्टर देखते समझ, दूसरा चैप्टर है दहते विश्वास। इसके लेखक है सतकोरी होता। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 को कहाँ? मयूरभंज के उड़ीसा में हुआ है। ये किस भाषा की कहानी? उड़िया भाषा की कहानी है। यह कहानी चर्चित कहानियां विभूति प्रकाशन से लिया गया। जो कहानी दहते विश्वास ये चर्चित कहानियां से लिया गया। देखो इसका हिंदी में अनुवाद, यानी कहने का मतलब ये भी आपका कौन सा है? तो ये आपका उड़िया भाषा की कहानी। इसको हिंदी में अनुवाद राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था। इस कहानी का मुख्य पात्र लक्ष्मी है। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण, जो कहाँ काम करता है? कलकत्ता में काम करता है। लक्ष्मी का बड़ा लड़का का नाम है अच्युत, ठीक है ना। अब इस कहानी में किस बांध का चर्चा किया गया? दलई बांध का चर्चा किया गया। और कौन सी नदी है? तो दलई बांध के निकट कौन सी नदी? महानदी है, ठीक है। ये सब कहाँ है? तो उड़ीसा में। सब प्रश्न आता भी है, ठीक है। तीसरा चैप्टर देखते हो समझते हैं माँ कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर है। यह कहानी गुजराती भाषा की कहानी है। खून की सगाई जो है इनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी है। काला पानी जो है इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। तो खून की सगाई हो चाहे काला पानी हो, ये क्या है आपका? तो ये है एक उपन्यास, मतलब ये खून की सगाई या उपन्यास। सबके रचनाकार कौन है? ईश्वर पेटलीकर। देखो इसका हिंदी में अनुवाद गोपाल दास नागर ने किया। यानी कहने का मतलब ये जो कहानी है आपको पढ़ना माँ, इसका हिंदी में, क्योंकि ये आपका गुजराती भाषा में, तो इसका हिंदी में रूपांतरण गोपाल दास नागर ने किया। देखो माँ की कितनी संतानें थी? 4, 2 बेटा और 2 बेटी। उसमें बेटी कौन थी? एक पागल जो लड़की थी उसका नाम था मंगू। 2 बेटी थी कम्मू और कौन थी? मंगू थी। कौन थी? मंगू थी, ठीक है। आगे देखते हैं इस कहानी में। मंगू जौन थी वो जन्म से ही क्या थी? गूंगी और पागल थी। मंगू का उम्र कितना था? 12 वर्ष। बड़ी बहन का क्या नाम था? कम्मू। पूछेगा मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो कम्मू था। तो इस प्रश्न आता भी है, समझिए ध्यान से। माँ जो है ना अस्पताल को किसके समान मानती है? तो गौशाला का समान मानने का कार्य करती है, ठीक है ना। आगे चौथा चैप्टर देखे, बस एक चैप्टर और बचा है। नगर कहानी के लेखक सुजाता, इसका पूरा नाम है एस रंगराजन, ठीक है। इनका जन्म 3 मई 1935 को चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ था। ये किस भाषा की कहानी है? तमिल भाषा की कहानी है। ये कहानी जो ना आधुनिक तमिल कहानी है, नेशनल बुक ट्रस्ट से लिया गया। कहाँ से लिया गया? आधुनिक तमिल कहानी से लिया गया, ठीक है। आगे देखो ये तमिल भाषा की कहानी, तो इसका हिंदी में अनुवाद के.ए. जमुना ने किया। किसने किया? के.ए. जमुना ने। इसका मुख्य पात्र है वली अम्बाल। और वली अम्बाल की बेटी का क्या नाम था? पापपति था। उसका उम्र कितना? 12 वर्ष। प्रश्न आता भी है कि पापपति का उम्र कितना था? तो 12 वर्ष, ठीक है ना। देखो पापपति जो है ना गाँव के मुंडा डिप्टी में क्या हुआ? मतलब मुंडा डिप्टी इनके गाँव का नाम है। नहीं, पापपति के गाँव नाम था मुंडा देवी। चाहे वली अम्बाल के हाँ, यहाँ पर देखिए ये जो आपका कहानी है नगर, यहाँ पर वली अम्बाल का भी गांव का क्या नाम था? मुंडा डिप्टी, ठीक है ना। यानी पापपति के गांव का नाम था मुंडा डिप्टी। उसे पापपति को क्या हुआ था? तेज बुखार हुआ था और इसको कहाँ ले गया? तो मदुरै शहर में ले जाया गया और वहाँ पर किस बीमारी के बारे में बताया गया? एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस रोग के बारे में बताया गया। तो समझिएगा वली अम्बाल की बेटी कितनी? 2 वली अम्बाल की जो बेटी है वो 4 बेटी वली अम्बाल की बेटी का नाम है पापपति। इसका उम्र कितना वर्ष है? 12 वर्ष है, ठीक है। यहाँ पर देखो पापपति के गांव का नाम मुंडा डिप्टी। और पापपति को का हुआ? तेज बुखार हुआ था, जो कहाँ लाई गई? तो मदुरै शहर में लाई गई। और वहाँ पर कौन सी बीमारी का पता चला? एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, ठीक है। इस चैप्टर से यही प्रश्न आएगा। और अंतिम चैप्टर देखते हैं, इसका नाम है धरती कब तक घूमेगी। इसके लेखक कौन? संवर दैया है। और ये किस भाषा की कहानी? राजस्थानी भाषा की कहानी। इसका अनुवाद यह जो कहानी है समकालीन भारतीय इतिहास
भारतीय साहित्य से संकलित है। कहाँ से संकलित है? समकालीन भारतीय साहित्य से संकलित है। कहाँ से? भारतीय साहित्य से संकलित है। ये जो आगे देखते हैं हिंदी अनुवाद यानी सॉरी इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? स्वयं सावरदैया ने ही किया था, नहीं कहानीकार ने ही किया। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? सीता। सीता का 3 पुत्र है, जिसमें बड़े लड़के का कैलाश, 2 नंबर के लड़के का नारायण और 3 नंबर लड़के का नाम है बिज्जू। ठीक है, यानी प्रश्न आएगा कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? कैलाश। सीता के 2 नंबर लड़के का क्या नाम था? नारायण। और सबसे छोटे लड़के का क्या नाम था? बिज्जू। ठीक है, सीता का महीना का खर्च कितना रुपया तय किया गया था? 50-50 रुपये। इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अगर समझे होंगे तो 12 गो चैप्टर आपका गद्य खंड का है, 12 गो जो चैप्टर्स है आपका वो पद खंड का है, और उसके बाद बचा जो चैप्टर्स आपका इधर 5 गो चैप्टर से आपका वर्णिका से, तो 5 बड़े 14, 5 कितना होगा? 29। थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ होगा, लेकिन टोटल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैंने कंप्लीट करा दिया। यहाँ से आप इस वीडियो को देखिए और हर जगह शेयर कर दीजिए। यहाँ से टोटल ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट होगा, मतलब सारा का सारा ऑब्जेक्टिव यहीं से लड़ जाएगा।